आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के अपने हममनसब स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल तरीके से सरबराह मीटिंग करेंगे। वजीर आजम को आज शाम आलमी तवानाई और माहौलियात से मुतालिक लीडरशिप का सेरावीक अवार्ड दिया जाएगा। मगरबी बंगाल और असम में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। ईपीएफओ के मरकजी बोर्ड ने मौजूदा माली साल के लिए 8.5% की सालाना शरह सूद की सिफारिश की है। भारत में मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में 67 अरब डॉलर से ज्यादा की गैर मुल्की बरह रास्त सरमायाकारी की गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कहा है कि बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियार दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों में चले जाने के खतरात से चौकस रहने की जरूरत है। और क्रिकेट में अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ चौथे और आखिरी टेस्ट में भारत अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 24 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के अपने हममनसब स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल तरीके से सरबराह मीटिंग करेंगे। साल 2015 के बाद से दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये 5वीं गुफ्तगू होगी। पिछले साल अप्रैल में दोनों वज़ीर आज़म ने कोविड-19 आलमी वबा से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। हमारे नामानिगार ने बताया कि भारत और स्वीडन के जमहूरियत, आज़ादी, गुनागुनियत की मुश्तरका अक़दार और ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम को हासिल अहमियत पर मबनी पुरतपाक और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस सरबराह मीटिंग में दोनों लीडर बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं पर तबादले ख्याल करेंगे। इसके अलावा वो कोविड के बाद के दौर में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। पिछले साल अप्रैल में दोनों वज़ीर आज़म ने कोविड-19 आलमी वबा से पैदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल के लिए टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी। मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों का बहुत करीबी इश्तराक है। इसमें तिजारत, सरमायाकारी, इख्तरा, साइंस, टेक्नोलॉजी, तहकीक और तरक्की वगैरह शामिल हैं। स्वीडन की तकरीबन 250 कंपनियां भारत में कई शोबों में सरगर्मी के साथ काम कर रही हैं। इनमें सेहत और लाइफ साइंसेज, मोटर गाड़ियों की सनत, माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी, दिफा, भारी मशीनरी और सामान वगैरह शामिल हैं। इधर भारत की लगभग 75 कंपनियां भी स्वीडन में सरगर्म हैं। खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज आलमी तवानाई और माहौलियाती क़यादत से मुतालिक सेरावीक अवार्ड दिया जाएगा। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक 2021 में किलीदी खुतबा भी देंगे। डॉक्टर डैनियल यर्गिन ने 1983 में सेरावीक कायम किया था। ये अवार्ड देने का सिलसिला 2016 में शुरू हुआ था। आलमी तवानाई और माहौलियात के मुस्तकबिल के सिलसिले में क़यादत के अहद नीज़ तवानाई की दस्तयाबी, इसके कम खर्च होने और माहौलियात के एतबार से रहनुमाई के लिए हल और पॉलिसियों के एतराफ़ के सिले में यह अवार्ड दिया जाता है। बीजेपी की मरकजी चुनाव कमेटी की मीटिंग कल नई दिल्ली में हुई। 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के लिए ये मीटिंग मुनक़िद की गई थी। पार्टी हेडक्वार्टर्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत दीगर सरकर्दा पार्टी लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। पार्टी रहनुमाओं ने असम और मगरबी बंगाल में पहले मरहले की पोलिंग के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल और असम में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इत्तलानामा आज जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत मगरबी बंगाल के 30 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे, जबकि इसी मरहले में असम में 39 असम्बली हलकों में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले के लिए दोनों रियासतों में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मगरबी बंगाल में असम्बली इंतखाबात 8 मरहलों में कराए जाएंगे, जबकि असम में 3 मरहलों में पोलिंग होगी।
انتخابی کمیشن نے آئندہ ہونے والے اسمبلی انتخابات سے وابستہ خصوصی مشاہدین کے ساتھ کل ایک بریفنگ میٹنگ کا اہتمام کیا۔ یہ چناؤ آسام، کیرالہ، پدوچیری، تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں ہونے ہیں۔ نئے مقرر کیے گئے خصوصی مشاہدین کا خیر مقدم کرتے ہوئے اعلیٰ انتخابی کمشنر سنیل اروڑا نے سبھی متعلقہ ایجنسیوں کے مابین اور زیادہ تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خصوصی مشاہدین کو فورسز کی تعیناتی پر نظر رکھنے اور چناؤ ڈیوٹی کے لیے متعین کیے جانے کے سلسلے میں اضافی رول ادا کرنا ہوگا۔ کیرالہ کے اعلیٰ انتخابی افسر ٹیکا رام مینا نے اسمبلی انتخابات سے وابستہ عوامی جلسوں اور دیگر پروگراموں میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تعداد پر کچھ بندشیں عائد کی ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ریاست کے چیف سیکریٹری کو ایک مراسلہ جاری کیا ہے۔ اس کا مقصد کووڈ-19 کے تناظر میں صحت عامہ کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک نے 12 بھارتی اداروں کو QS ورلڈ یونیورسٹی درجہ بندی میں چوٹی کے 100 اداروں میں اپنا مقام بنانے پر مبارکباد دی ہے۔ یہ ادارے ہیں IIT بامبے، IIT دلی، IIT مدراس، IIT کھڑگپور، IISc بنگلور، IIT گوہاٹی، IIM بنگلور، IIM احمد آباد، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، انا یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی اور OP جندل یونیورسٹی۔ IIT مدراس کو پیٹرولیم انجینئرنگ کے لیے 30واں مقام ملا ہے۔ IIT بامبے کو 41واں مقام اور IIT کھڑگپور کا معدنیات اور کانکنی سے متعلق انجینئرنگ کے لیے دنیا میں 44واں نمبر ہے۔ دلی یونیورسٹی کو ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے لیے دنیا میں 50ویں مقام پر رکھا گیا ہے۔ درجہ بندیوں کا انکشاف کرنے کے موقع پر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب پوکھریال نے کہا کہ بھارت کی اعلیٰ تعلیم میں بہتری اور اصلاحات پر حکومت کی مسلسل توجہ کی بدولت QS جیسی دنیا بھر میں معروف درجہ بندی میں بھارتی اداروں کی نمائندگی میں خاطر خواہ بہتری ہوئی ہے۔ نئے بنائے گئے مرکز کے زیر انتظام علاقوں لداخ اور جموں اور کشمیر میں خواتین سے متعلق قومی کمیشن میں ایک علیحدہ شعبہ ہوگا۔ کمیشن کی چیئرپرسن ریکھا شرما نے بتایا کہ اس مہینے کے آخر تک مرکز کے زیر انتظام نئے علاقوں کے لیے علیحدہ شعبہ بنا دیا جائے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ خواتین کے بین الاقوامی دن کے اب جبکہ 4 دن باقی ہیں، لداخ انٹرپرینیورشپ کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کا آن لائن تربیتی پروگرام شروع کرنے والا پہلا مرکز بن گیا ہے۔ IIM بنگلور اور انڈیا SME فورم کے ساتھ اشتراک میں کمیشن ملک بھر کی 5000 چھوٹی صنعتوں کی خواتین کو آن لائن تربیت فراہم کر رہا ہے۔ چیئرپرسن ریکھا شرما نے بتایا کہ NCW نے ترقی کے اس سفر میں خواتین کو شامل کرنے کے لیے اس موقع پر لداخ کا انتخاب کیا ہے۔ دوسری جانب ریاستی خواتین کمیشنوں کی غیر موجودگی میں نئے مرکزی علاقوں میں خواتین کے مسائل سے نمٹنے کے لیے NCW اس مہینے ایک علیحدہ سیل تشکیل دے رہا ہے۔ ریکھا شرما نے کہا، اس مہینے ہم لداخ اور JNK کا الگ سے ایک سیل بنائیں گے کمیشن میں۔ جو سیل نہیں تھا اس میں ہم ان کو فائنینسز بھی ہمارے اس کے لیے ایلوکیٹ کریں گے اس سیل کے لیے، تو آگے آنے والے ٹائم میں یہاں بہت سارے کاریہ ہوں۔ محترمہ ریکھا شرما نے مرکزی انتظام والے علاقے کی انتظامیہ سے خواتین صنعت کاروں کو انٹرنیٹ سہولیات فراہم کرنے یا تربیتی پروگرام میں حصہ لینے کے لیے کسی ایک مقام کو دستیاب کرانے کے لیے بھی کہا۔ لیہ سے رمیش چندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے اب تک مجموعی طور پر 1,77,00,000 سے زیادہ لوگوں کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ٹیکہ کاری کی ملک گیر مہم کا آغاز 16 جنوری کو کیا گیا تھا، جبکہ پیش رہنے والے صحت کارکنان کے ٹیکے لگانے کا کام 2 فروری کو شروع ہوا تھا۔ جموں کشمیر میں 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور مختلف بیماریوں سے متاثر 45 سے 59 سال تک کی عمر کے لوگوں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل جموں میں گورنمنٹ میڈیکل کالج و اسپتال میں کووڈ-19 کا اپنا پہلا ٹیکہ لگوایا۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ چوکسی میں کمی نہ کریں اور ٹیکہ لگوانے کے بعد بھی کووڈ-19 سے متعلق تمام معیاری ضابطوں SOPs پر عمل کریں۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے قائم کیا گیا سری رام جنم بھومی تیرتھ شیتر ٹرسٹ مندر کمپلیکس علاقے کی توسیع پر غور کر رہا ہے۔ اس کا مقصد دنیا بھر سے شہر میں آنے والے عقیدت مندوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
ایک طرف अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम जारी है, वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर कॉम्प्लेक्स के तौसी की भी तैयारियां कर रहा है। ट्रस्ट ने मंदिर की जमीन से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर 1040 स्क्वायर मीटर जमीन खरीदी है। इसके लिए जमीन के मालिक जगदीश कुमार को 2 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देव गिरी ने आकाशवाणी को बताया कि फिलहाल ट्रस्ट के पास मौजूद 70 एकड़ जमीन को कम से कम 108 एकड़ और ज्यादा से ज्यादा 120 एकड़ तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का इरादा और जमीन खरीदने का है और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा इस सिलसिले में राम जन्मभूमि के आसपास के मंदिरों, घरों और जमीनों के मालिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड तंजीम ईपीएफओ के मरकजी बोर्ड ने माली साल 2020-21 के लिए 8.5% की सालाना शरह सूद की सिफारिश की है। ये फैसला श्रीनगर में कल ट्रस्टीज के मरकजी बोर्ड की 228वीं मीटिंग में किया गया, जिसकी सदारत लेबर महकमे के वजीर संतोष कुमार गंगवार ने की। आकाशवाणी से बात करते हुए जनाब गंगवार ने कहा कि सरकारी गजट में शरह सूद को बाजाब्ता तौर पर नोटिफाई किया जाएगा। इसके बाद ईपीएफओ शरह सूद की रकम मुतालिका अफराद के खातों में मुंतकिल कर देगी। ईपीएफओ ने अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के हित में फैसला लिया है। इस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने गुरुवार को श्रीनगर में हुई बैठक में ये निर्णय लिया है। इस फैसले के अनुसार अंशधारकों को 2020-21 के लिए अपनी जमा कोष पर 8.5% की दर से ब्याज मिलेगा और इसकी सिफारिश हमने वित्त मंत्रालय को की है। यह मैं ये बताना चाहूंगा कि अंशधारी ईपीएफओ का जो धन होता है उसको जिस ढंग से हम लोग उस पर ब्याज लेते हैं वो वास्तव में सबके लिए आश्चर्य रहता है। इसलिए भारत सरकार भी हमारे इस फैसले पर कभी भी हमको रोकती नहीं है। मुल्क में मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों के दौरान 67 अरब डॉलर से ज्यादा की गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक के अरसे के दौरान गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 40% ज्यादा गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की गई है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर कल बांग्लादेश के एक दिन के सरकारी दौरे पर गए थे। उन्होंने कल शाम बांग्लादेश की वजीर आज़म शेख हसीना से खैर सगाली मुलाकात के साथ अपना दौरा मुकम्मल किया। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। डॉक्टर जयशंकर के बांग्लादेश के दौरे का मकसद बंग बंधु शेख मुजीब की पैदाइश की 100 साला तकरीबात, बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली और दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात को 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और वजीर आज़म शेख हसीना के दरमियान आइंदा होने वाली सरबराह मुलाकात की तैयारी करना था। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान वर्चुअल सरबराह मुलाकात के बाद से बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा भी लिया। बांग्लादेश के अपने हम मनसब के साथ मुलाकात के बाद जनाब जयशंकर ने नामानिगारों से कहा कि भारत की पड़ोस पहली की पॉलिसी में बांग्लादेश को मरकजी मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि मशरकी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी में बांग्लादेश की अहमियत बढ़ती जा रही है। ढाका से राजेश झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियार दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों में चले जाने के खतरात से चौकस रहे। भारत ने कीमियावी हथियारों के मुबैना इस्तेमाल की तहकीकात की जरूरत भी उजागर की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 24 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। आज राजधानी से शाये होने वाले ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप और मिलाप ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के तिरुपति में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर निजी शोबे से की गई इस अपील को सुर्खी बनाया है कि सेहत के लिए मेयारी सहूलियात हर शख्स की जरूरत। इफ्तिताह के मौके पर अहल शहरियों से भी अपील की कि वो वैक्सीन लगवाएं। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज स्वीडन के अपने हम मनसब स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल तरीके से सरबराह मीटिंग करेंगे। वजीर आज़म को आज शाम आलमी तवानाई और माहौलियात से मुतालिक लीडरशिप का सेरा वीक अवार्ड दिया जाएगा। मगरबी बंगाल और असम में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से कहा है कि बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियार दहशतगर्द ग्रुपों के हाथों में चले जाने के खतरात से चौकस रहने की जरूरत है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।